Hello students, hope you all are doing well. I am Shubhangi Jain from MB International School, Nayagaon, Kota. Today we will start chapter number 6 of your history portion, that is Revolt of 1857. Chapter number 6, Revolt of 1857. In this chapter we will understand that how this revolt came out, what are the causes of revolt, beginning and spread of the revolt, कि ये रिवॉल्ट हमारा कैसे स्प्रेड हुआ था, सिविलियन रिबेलियन किन किन ने इसके अगेंस्ट रिबेल किया था, इस रिवॉल्ट को कैसे सप्रेस किया गया यानी दबाया गया, और क्या रीजंस थे जिनकी वजह से ये रिवॉल्ट फेल हुआ था, और इस रिवॉल्ट के क्या इफेक्ट्स थे इन द सोसाइटी. So let's start with our chapter introduction. By the mid-19th century, the British had established control over a vast part of India and had emergence as the supreme political power in the country. So by the mid-19th century, हमारी all over India किसका कंट्रोल था? ब्रिटिशर्स का. वो क्या थे? एज अ सुप्रीम पॉलिटिकल पावर हमारी कंट्री पर रूल कर रहे थे. Their policies and ill treatment towards the Indian resulted in number of uprising and rebellions. और इसी वजह से क्या हुआ, इनकी जो पॉलिसीज़ थी उनसे इंडियंस हैप्पी नहीं थे और उन्होंने बहुत सारे रिबेल्स किए. कब? बिटवीन 1757 एंड 1856. सो ये रिवॉल्ट का रीज़न जो था, ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था विद द म्यूटिनी ऑफ सिपॉयज़ ऑफ द ब्रिटिश आर्मी. जो ब्रिटिश आर्मी के जो सिपॉयज़ थे वो खुश नहीं थे और इसी वजह से उन्होंने अपने साथ बाकी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को लेकर रिवॉल्ट किया. द रिवॉल्ट वॉज द कल्मिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स. देयर वाज नो सिंगल कॉज. रिवॉल्ट की कोई एक सिंगल कॉज नहीं थी जिसको हम कंसिडर कर सकें कि हाँ यही एक कारण है जिसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ. बहुत से ऐसे रीजंस थे. देयर वर वायलेंट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम बोथ द साइड. हर तरफ से वायलेंट रिस्पॉन्सेज थे, यानी कि ब्रिटिशर्स का भी रिस्पॉन्स वायलेंट था और वहीं पे इंडियंस का भी रिस्पॉन्स वायलेंट था. सो एंड इट अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द एंडिंग ऑफ रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. और ये इसी की वजह से हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था, ब्रिटिशर्स का जो रूल था, वो एंड हुआ आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857. सो व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट? देयर वर सो मैनी कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट that led to the outbreak of this revolt. So first cause was political cause. पहला reason था political cause. Since the mid 18th century, the power of many Indian rulers had started declining. 18th century के मिड से जो इंडियन रूलर्स थे उनकी पावर डिक्लाइन होने लगी, कम होने लगी. वाई? बिकॉज अब ब्रिटिशर्स ने कई ऐसी पॉलिसीज़ ला दी थी जैसे कि सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, जिसकी वजह से जो किंग्स थे उनकी पोजीशन किंग से सबॉर्डिनेट तक की हो गई थी और जो रेजिडेंट्स थे उनको स्टेशन कर दिया गया था एट द कोर्ट. एंड जो आर्म फोर्सेस थी ऑफ द रूलर्स वर डिसबैंडेड. जो रूलर्स की जो फोर्सेस होती थी उनको हटा दिया गया एंड देयर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज वर टेकन अवे फ्रॉम देम. जो रूलर्स यानी कि किंग्स की जो टेरिटरीज थी उनसे छीन ली गई और उन पर अब किसका रूल था? ब्रिटिशर्स का. और इसी वजह से जो किंग्स थे उनकी पूरी अथॉरिटी, उनकी जो पावर थी वो ख़त्म होती जा रही थी और वो किसके ऊपर डिपेंड होते जा रहे थे? ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड होते जा रहे थे. ब्रिटिशर्स ने उनके जो भी टाइटल्स थे, अगर किसी भी किंग का कोई एक पद है तो उन टाइटल्स को उनसे छीन लिया और जो ब्रिटिशर्स ने रूलर्स के जो पेंशन आती थी उस पेंशन को भी बंद कर दिया. मैनी रूलिंग फैमिलीज वर रॉब्ड ऑफ देयर पॉलिटिकल स्टेटस. और कई रूलिंग पार्टीज जो थी, जो रूलिंग किंग्स थे, उनकी फैमिलीज थी, उनको रॉब कर लिया गया. उनसे उनकी प्रेस्टीज, उनकी जो इमेज थी, उनकी रेपुटेशन थी, वो उनसे छीन ली गई. उनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता था और इसी वजह से ये एक रीज़न था डिसकंटेंटमेंट का, यानी जो रूलर्स थे वो हैप्पी नहीं थे किससे? ब्रिटिशर्स से. मैनी ऑफ द रूलिंग फैमिलीज ट्राइड नेगोशिएटिंग. कई जो रूलिंग फैमिलीज थी, राजाओं की जो फैमिलीज थी, किंग की जो फैमिलीज थी, रॉयल फैमिलीज, उन्होंने कोशिश करी कि वो शायद ब्रिटिशर्स से कुछ नेगोशिएट कर पाएँ, बट ब्रिटिशर्स वर नॉट टेकिंग द इंटरेस्ट. नाना साहेब, द अडप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव. नाना साहेब कौन थे? पेशवा बाजीराव का कोई रियल सन नहीं था, इसलिए उन्होंने एक अडप्ट किया था एक सन को जिनका नाम था नाना साहेब. सो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आफ्टर हिज फादर जो पेंशन आए वो किसके नाम पर आए? नाना साहिब के नाम पर आए, जब उनके फादर की डेथ हो जाए. एंड रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडप्टेड सन एज द हायर टू हर किंगडम. और जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो भी यही चाहती थी कि जो उनके सन है, अडप्टेड सन, उनके बाद उनका किंगडम किसको दिया जाए? उनके अडप्टेड सन को दिया जाए. बट ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहिब की जो प्लीज थी, उनकी याचनाएं जो थी, उनको रिजेक्ट कर दिया. अनदर सिचुएशन दैट कॉज्ड फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट अमंग द पीपल. और भी ऐसी कई रीजन थे जिसकी वजह से लोगों के बीच में रिसेंटमेंट था, यानी वो अनहैप्पी थे. जैसे कि द रूलर ऑफ अवध वॉज डिपोज्ड एंड एक्साइल. जो रूलर थे अवध के, नवाब वाजिद अली शाह, उनको उनके राज्य से निकाल दिया गया.
इवन दो ही हैड ऑलवेज बीन लॉयल टू द ब्रिटिश, वो ब्रिटिशर्स के साथ हमेशा से लॉयल थे, लेकिन फिर भी उनको उनके राज्य से निकाल दिया गया. मोस्ट ऑफ द आर्मी रिक्रूट्स ऑफ द बंगाल आर्मी केम फ्रॉम अवध. दे लुक्ड अपॉन दिस एज एन एक्ट ऑफ बिट्रेयल बाय द ब्रिटिश. और जो वहाँ के लोग थे उनको लग रहा था कि ब्रिटिशर्स उनको कॉपरेट नहीं कर रहे हैं. इवन वी आर लॉयल टू द ब्रिटिशर्स, स्टिल ब्रिटिशर्स हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं. Mughal had gains importance as prominent political power in the subcontinent before the advent of the British. तो ब्रिटिशर्स से पहले किसकी पावर्स हुआ करती थी? मुगल्स की. मुगल ज़्यादा पॉपुलर थे उस टाइम पे. दे वर स्टिल प्रेजेंट इन इंडिया बट हैज़ लॉस्ट सब्सटेंशियल पावर. अब भी मुगल्स का रूल था, लेकिन उनकी जो पावर्स थी वो ख़त्म कर दी गई. तो मुगल्स की भी पावर्स ली जा रही थी, इसलिए मुगल्स भी अनहैप्पी थे. किससे? ब्रिटिशर्स थे. सो द कंपनी प्लान टू ब्रिंग एन एंड टू द रिमेनिंग होल्ड ऑफ द मुगल रॉयल्टी. और धीरे धीरे अब जो ब्रिटिशर्स थे वो चाह रहे थे कि जो मुगल्स को थोड़ी भी रॉयल्टी दी गई है उसका भी एंड कर दिया जाए. दे रिमूव द नेम्स ऑफ द मुगल रूलर्स फ्रॉम द कंपनीज मिंटेड कॉइन. जो मुगल रूलर्स के टाइम पर जो कॉइन्स हुआ करते थे उन पे किसका पिक्चर होती थी? मुगल रूलर्स की. जिस टाइम के वो कॉइन्स हैं उस टाइम के रूलर की उस पर पिक्चर हुआ करती थी. तो ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया कि ये जो कॉइन्स हैं इनको इन पे से रूलर्स के नेम को रिमूव कर दिया जाएगा. Then the Governor General Dalhousie proclaimed that after the death of Bahadur Shah Zafar, his descendant would not be allowed to stay in the Red Fort. अभी बहादुर शाह जफ़र कहाँ पर रह रहे थे? रेड फोर्ट में, लाल किले में. लेकिन जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल ऑफ डलहाउजी, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि अगर बहादुर शाह जफ़र की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनकी फैमिली को रेड फोर्ट में नहीं रहने दिया जाएगा. दे वुड बी शिफ्टेड टू अनदर सुटेबल प्लेस इन दिल्ली. उनको दिल्ली में ही किसी भी प्लेस पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, बट दे विल नॉट बी अलाउड टू स्टे इन रेड फोर्ट. In 1856, Governor General Canning announced that बहादुर शाह जफ़र would be the last मुगल रूलर. और इसी के बाद 1856 में ये डिक्लेयर किया गया कि जो बहादुर शाह जफ़र है वो लास्ट मुगल रूलर कंसीडर किए जाएंगे. इसके बाद कोई भी मुगल रूलर को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो रूलर बन सके, किंग बन सके. और उसकी मतलब लाइक बहादुर शाह जफ़र की डेथ के बाद उनकी जो फैमिली है उनमें से जो भी उनके सन होंगे उनको राज्य नहीं दिया जाएगा. उनको क्या कंसीडर किया जाएगा? प्रिंस कंसीडर किया जाएगा. एंड दे विल नॉट बी अलाउड टू स्टे इन रेड फोर्ट. द मुगल्स हेल्ड नो पावर्स इन दिस पीरियड येट दे वर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट बाय द कॉमन पीपल. और ब्रिटिश कंपनी का मानना ये था कि मुगल्स के पास अब कोई पावर नहीं होगी, लेकिन फिर भी उनको रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाएगा. Many rulers and people from different parts of the country found this announcement disrespectful and insulting. और यही रीज़न था कि सभी लोगों को ये लग रहा था कि ये जो ब्रिटिशर्स के डिसीजंस हैं ये डिसरिस्पेक्टफुल है और ये कहीं ना कहीं मुगल्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. तो ये था पॉलिटिकल रीज़न. नाउ द नेक्स्ट रीज़न इज़ इकोनॉमिक कॉजेज़. कई ऐसे इकोनॉमिक कॉजेज़ थी जिनकी वजह से भी ये रिवॉल्ट हुआ था. So the Britishers introduced a number of land revenue settlements which aimed at extracting maximum amount of land revenue in all circumstances. So Britishers ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ ला दी थी जिसकी वजह से जो लैंड रेवेन्यू था